हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक नए वीक में आप सभी का वेलकम है। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, आप सभी तक मेरी आवाज़ पहुँच रही होगी। सुबह का टाइम है, जाग भी चुके होंगे। सुबह सुबह जीएस पढ़ने का मज़ा ही अलग होता है। और जब आपको नींद आ रही हो तो उस टाइम पर अगर आप मैथ्स लगाना शुरू करेंगे तो आपकी नींद भी चली जाएगी। तो एक खास बात है, जब आप रीडिंग करते हो तो उस टाइम पर आपका ध्यान बहुत ज़्यादा चेतनापूर्ण होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। लेकिन जब आप राइटिंग करते हो तो उस टाइम पर थोड़ा बहुत अगर आपका इधर उधर ध्यान है तो भी राइटिंग की खास बात है, वो आपका ध्यान उसी जगह पर केंद्रित कर देती है। इसीलिए मैथ्स के लिए आपके पास बेस्ट टाइम रात का होता है, जब बिल्कुल शांति हो जाती है। और सुबह का टाइम जीएस के लिए बेहतर होता है। बीच में आप अपने दोनों सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हमारी जो कहानी पहुंची थी, ये पहुंची थी 326 बिफोर क्राइस्ट तक, जहां पर हम लोगों ने देखा था अलेक्जेंडर और राजा पोरस के बीच में जो युद्ध हुआ था, जिसको बैटल ऑफ हाइडस पास के नाम से जानते हैं। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 326 बिफोर क्राइस्ट में जब हमने बात करी थी कि अलेक्जेंडर आगे क्यों नहीं बढ़ा, तो ये भी अब आपको पता है कि जब राजा पोरस से यहां पर बैटल होता है तो अलेक्जेंडर आगे इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि उसे पता है कि आगे, एक्सक्यूज मी, कि आगे नंद एम्पायर है। अब ये जो नंद साम्राज्य है, इसकी सेना बहुत ज्यादा है और उसके आगे सिकंदर की सेना बहुत कम है। सिकंदर भली भांति जानता है कि वो अगर आगे बढ़ा तो इसके आगे अंजाम बुरा हो सकता है। उसे अच्छी तरह पता था कि उसकी सेना किसी भी तरीके से, अब उसके पास चाहे कितनी भी बैटल टैक्टिक हो, भाई ऑब्वियस सी बात है बैटल टैक्टिक इक्वेशन एक ही लेवल तक ही काम आएंगी। कहीं ना कहीं नंबर ऑफ सोल्जर भी तो मैटर करते हैं ना। तो नंद अंपायर के पास जो नंबर ऑफ सोल्जर थे, उसके आगे सिकंदर की आर्मी कुछ भी नहीं थी। इस वजह से उसने वापस लौटना बेहतर समझा। 4 साल के बाद ही सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। लेकिन हाँ, जब सिकंदर यहां से गया होता है तो उसने ये जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी के आगे इधर जो वेस्ट वाला जो रीजन है, जिसको आज की डेट में आप पूर्वी अफगानिस्तान बोल लीजिए या बलूचिस्तान वाला रीजन बोल लीजिए, इस टेरिटरी में सिकंदर अपना एक सेनापति नियुक्त करके गया था। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है सेलुकस निकेटर। क्या नाम है? सेलुकस निकेटर। ठीक है। अब इसका जिक्र कई बार होता है। उसका कारण क्या है कि अब चंद्रगुप्त मौर्य जब गद्दी पर बैठेगा तो चंद्रगुप्त मौर्य सेलुकस निकेटर के ऊपर आक्रमण करेगा। ठीक है। तो फिलहाल अब समझते हैं मौर्य अंपायर को। यहां से जैसे ही सिकंदर वापस लौटता है, नंद अंपायर का यहां पर विनाश होता है। अब उसका कारण क्या है? आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जो चाणक्य हैं, ये धनानंद के दरबार में गए थे। धनानंद ने चाणक्य को बेइज्जत करके निकाल दिया था। चाणक्य ने अपनी चोटी खोल ली थी और वहीं से प्रण लिया था कि आज के बाद इस चोटी को तभी बांधूंगा जब नंद वंश का विनाश करके अखंड भारत का निर्माण करूंगा। चाणक्य निकल पड़े हुए हैं एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में जो कि फ्यूचर है इस अखंड भारत का। चाणक्य ये सोच रहे हैं कि ऐसा पोटेंशियल हमें मिलेगा कहां। अब ऐसे चलते चलते मध्य भारत में चाणक्य एक जगह पर पहुंचते हैं। तो वहां पर क्या होता है, एक प्रतियोगिता हो रही होती है बच्चों के बीच में। अब जब एक गुरु होते हैं वहां पर, उनके टीचर होते हैं, वो प्रतियोगिता करा रहे होते हैं, कई राजकुमार होते हैं। ये वो टाइम पीरियड हुआ करता होता है जब जितने भी बड़े राजे महाराजे होते हैं वो सब अपने राजकुमारों को किसी एक गुरुकुल में भेजा करते होते हैं और वो राजकुमार वहीं पर पढ़ के अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं। तो होता क्या है कि रेस करनी होती है। एक पहाड़ी के टीले पर जाके एक पर्टिकुलर टाइम में वापस आना होता है। तो राजकुमार उसमें हिस्सा ले रहे होते हैं और वहीं दूर एक 16-17 साल का लड़का खड़ा होता है, मोर चराने वाला, चरवाहा जिसको बोलते हैं। तो वो लड़का वहां पर खड़ा और बड़ी दीनहीन नजरों से देख रहा होता है, क्योंकि वो प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहता है लेकिन उसे हिस्सा नहीं लेने दिया जा रहा होता है। कारण क्या है? क्योंकि वो राजकुमार नहीं है, वो गरीब है। तो चाणक्य ये सब वहां पर खड़े देख रहे होते हैं। तो चाणक्य उन गुरु के पास जाते हैं। चाणक्य का कहना होता है कि आचार्य, आप इस लड़के को क्यों नहीं
रेस में भगाते हैं। तो वो हंस के बोलते हैं, आप कौन है भाई, और ऐसा लग रहा है आप कहीं विदेश से आए हुए हो। क्या आपको नहीं पता कि इन प्रतियोगिताओं में सिर्फ राजकुमार ही हिस्सा लेते हैं। वो एक मोर चराने वाला चरवाहा, वो कैसे इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा और जीतेगा। तो चाणक्य अपना परिचय देते हैं। उनका कहना होता है, मैं तक्षशिला विश्वविद्यालय का चाणक्य हूं, आचार्य चाणक्य उर्फ कौटिल्य, और प्रायः नाम मेरा विष्णुगुप्त है। जैसे ही आचार्य चाणक्य अपना परिचय देते हैं, वो चाणक्य के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। उनका कहना होता है, आप तो गुरुओं में श्रेष्ठ हैं, मैं आपको पहचान ही नहीं पाया। अब ऑब्वियस सी बात है, ये इंस्टा और रील वाला टाइम पीरियड तो होता नहीं है कि लोग दूर से ही बैठे बैठे एक दूसरे को देख लेंगे। ये वो टाइम हुआ करता होता है जब लोग एक दूसरे का नाम सुनते होते हैं, केवल देख के पहचान भी नहीं पाए। तो चाणक्य का जब परिचय हो जाता है, तब चाणक्य कहते हैं कि अब मेरे कहने पर तो आप इसको एक बार प्रतियोगिता में हिस्सा दिलवाइए। तो जो गुरु होते हैं वो उस लड़के को हिस्सा दिलवाते हैं, और वो लड़का उन सारे राजकुमारों को पछाड़ देता है। उसका कारण पता है क्या होता है? उसकी प्रैक्टिस पहले से हो चुकी होती है वैसी। वो मोर चराने वाला होता है। मोर कभी इधर भागे तो उसको पकड़े, मोर कभी उधर भागे तो उसको पकड़े। ऐसे कर करके उसकी बॉडी बड़ी फ्लेक्सिबल हो गई होती है। उसकी चाल में इतनी तेजी होती है कि राजकुमार अगले 3 से 4 वर्षों तक भी अगर अभ्यास करते रहें तो भी ना पकड़ पाए। वो कहते हैं ना कि एक ऑर्गेनिक एक्सरसाइज मच बेटर है एक स्टिफनेस एक्सरसाइज के कंपैरिजन में। एक और फिर वहां पर प्रतियोगिता होनी होती है, जिसमें जो चंद्रगुप्त है, जो लड़का है, वही जो 16-17 साल का है, वही चंद्रगुप्त बनेगा। चाणक्य उसमें भी उसको हिस्सा दिलवाते हैं। एक्चुअली वो एक ऐसी प्रतियोगिता होती है जिसमें राजकुमारों का इंटेलिजेंस देखा जाता है, उनकी डिसीजन मेकिंग देखी जाती है। तो उसमें जब हिस्सा लेते हुए देखते हैं चाणक्य उस लड़के को, तो उस लड़के की डिसीजन मेकिंग देखकर बड़े चौंक जाते हैं। बड़े बड़े घरानों के जो राजकुमार होते हैं, जो वो फैसले नहीं ले पा रहे होते हैं, वो लड़का देखते ही देखते एक फैसला ले लेता है। उसमें एक नाटक दर्शाया जाता है कि तुम एक राजा हो और तुम्हारे सामने चोर आए हुए हैं, इन चोरों को पकड़ के लाया गया है, अब ये कंडीशन है, इन पर तुम क्या उनके साथ न्याय करोगे। चंद्रगुप्त मौर्य के फैसले देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ना ही उसे गद्दी का लालच है, ना ही उसे राजकुमार बने रहने का लालच है, ना ही उसे किसी और चीज का मोह। वो बस एक सच्चाई भरा फैसला लेना चाहता है, अनबायस्ड फैसला लेना चाहता है। ये गुण चाणक्य ने उसके अंदर देखा। जैसे ही चाणक्य को पता लग गया कि उनकी सर्च पूरी हो गई। वो जिस आदमी की तलाश में थे, वो जिस फ्यूचर की तलाश में थे, वो फ्यूचर उनके सामने खड़ा था, वही 16-17 साल का लड़का। वहीं से आचार्य चाणक्य उस लड़के के घर जाते हैं और उसके पिता को 1000 सोने के सिक्के देते हैं और उसको बोलते हैं कि मैं आपके इस लड़के को लेकर जा रहा हूं तक्षशिला विश्वविद्यालय गुरुकुल, और आज के बाद आपका लड़का मेरा हुआ। ये 1000 सोने के सिक्के मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि जो शायद ये आपको कमा के कभी भी ना दे पाए, लेकिन इसके बदले में आप हमें अपना बेटा दे दीजिए, क्योंकि जिससे मैं अखंड भारत का निर्माण करूंगा। और यहीं से चंद्रगुप्त की विदाई हो जाती है अपने ही घर से हमेशा के लिए। चाणक्य उस लड़के को लेकर जाते हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय, और यहां पर फिर उसकी ट्रेनिंग शुरू होती है। बहुत अजीबोगरीब अर्थशास्त्र, रणनीति, राजनीति, युद्ध नीति, हर एक तरीके की टैक्टिकल ट्रेनिंग, बहुत कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग चाणक्य, और सबसे बड़ी चीज पेशेंस की ट्रेनिंग। सबसे पहले चाणक्य उस लड़के को बोलते हैं कि एक पेड़ के नीचे जाकर खड़े कर देते हैं और कहते हैं कि इससे जो भी पत्ता गिरे, एक भी पत्ता जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। यह लड़का सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, 6 बजे तक 12-12 घंटे, 15-15 घंटे उस पेड़ के नीचे खड़ा रहता और सिर्फ एक भी पत्ता जमीन पे ना गिर जाए, उसका अभ्यास करता रहता। एक दिन हताश हो जाता है
चंद्रगुप्त। 7-8 दिन 10 दिन हो जाते हैं तो चाणक्य को बोलता है, आचार्य आप मुझे इस चीज के लिए लेकर आए हो, आप मुझसे यहां पर पत्ते गिरने से रोक रहे हो, ये किस तरीके का अभ्यास हुआ? ना आप मुझे तलवार चलाना सिखा रहे हो, ना बाण चलाना सिखा रहे हो, आप ये किस तरीके का अभ्यास करा रहे हो? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। इस काम के लिए तो आपको कोई भी नौकर मिल जाता। तब चाणक्य मुस्कुराते हुए बोलते हैं, पहली चीज तो धैर्य, दूसरी चीज कंसिस्टेंसी, निरंतरता तुम्हारी जो बनी हुई है इसमें, और तीसरी चीज ध्यान। तुम्हें पता भी नहीं है पिछले 8 से 10 दिन से तुम इन 3 चीजों का अभ्यास कर रहे हो, लेकिन अभी भी पहली चीज काफी बाकी है, और वो क्या है? पेशेंस। तुम्हारा पेशेंस कैसे लूज हुआ? अगले 1 महीने तक तुम यही अभ्यास करोगे। इस तरीके से चाणक्य ने उस टाइम पर चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया था। जैसी ट्रेनिंग्स आज भी नहीं है कहीं पर। आचार्य चाणक्य की अर्थशास्त्र में लिखी हुई जो किताबें, जो उसमें बातें हैं, वो बातें आज भी सोसाइटी में बिल्कुल फिट बैठती हैं। जैसे कि चाणक्य ने कहा हुआ है, जब अपने भाई को पहचानना हो तो जमीन के मामले में पहचानना। जीवन भर भाई भाई रहेगा, लेकिन जब जमीन या प्रॉपर्टी का मामला है, उस टाइम पर अगर तुम्हारा भाई है तो वो फिर सच में तुम्हारा भाई है। चाणक्य ने लिखा हुआ है कि अगर बहन को पहचानना है तो उसकी जवानी में पहचानना। अगर वो तुम्हारा ख्याल कर जाए तो फिर तो वो बहन है। अगर अपनी बीवी को पहचानना है तो अपनी गरीबी में पहचानना। अगर गरीबी में भी वो तुम्हारे साथ है तो वो तुम्हारी बीवी है। और अगर बीवी को अपने हस्बैंड को पहचानना है तो बीमारी में पहचाने। अगर तुम बीमार हो उसके बाद भी हस्बैंड तुम्हारे साथ है तो वो सच में तुम्हारा हस्बैंड है। ये बातें आज भी सोसाइटी में बिल्कुल फिक्स बैठती हैं। ऐसे ही नहीं चाणक्य ने अखंड भारत बना दिया था। और इस तरीके से धीमे 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 करके चंद्रगुप्त मौर्य को एक योद्धा बनाते हैं चाणक्य। अब नंद वंश का विनाश करने के लिए सेना चाहिए होती है। यह सेना कहां से आएगी? यह सेना आएगी इमोशन से। चाणक्य को पता होता है कि यहां पर जितने भी छोटे बड़े राज्य हैं, यहां के लोग बड़े दुखी हैं वहां के राजाओं से, क्योंकि ये सब नंद वंश के अंडर में आते हैं। और नंद वंश का जो शासक है धनानंद, उसको सिर्फ और सिर्फ टैक्स से मतलब है। और उसके सूबेदार भी उसी तरीके के हैं, क्योंकि वो ऊपर से टैक्स ज्यादा लगाता है। उसके सूबेदारों को भी जनता की नहीं पड़ी हुई है, वो भी केवल टैक्स वसूलने में लगी हुई है, और जनता पर लगातार अत्याचार हो रहा है, तो जनता खुश है ही नहीं। चाणक्य इसी बात का फायदा उठाने को बोलते हैं चंद्रगुप्त को। चाणक्य और चंद्रगुप्त जा जाकर गांवों में, कबीलों में लोगों को अखंड भारत का सपना दिखाते हैं। उनका कहना होता है चाणक्य का कि ये लड़का आगे चल के अखंड भारत का निर्माण करेगा, लेकिन आज इसको तुम्हारी जरूरत है। हम तुमसे वादा करते हैं कि अगर आज आप हमारी सेना बनाने में मदद करेंगे, आज आप नंद वंश के खिलाफ हमारी मदद करेंगे, तो आगे आने वाले समय में हम आपके हर एक अधिकार का ध्यान रखेंगे। जिस तरीके का भारत आज आप देख रहे हैं वैसा नहीं मिलेगा। इस तरीके से 55 से 60 हजार की सेना चंद्रगुप्त मौर्य जुटा लेता है, देखते ही देखते 1 साल के अंदर। और उसके बाद नंद वंश के ऊपर आक्रमण होता है। और आक्रमण भी ऐसे नहीं, डायरेक्ट आक्रमण नहीं, ऐसे तो नंद वंश से जीत ही नहीं सकते थे। चाणक्य ने यहां पर भी कूटनीति अपनाई। नंद वंश के वो लोग जो कि धनानंद से खुद ही परेशान चल रहे थे, इनके वो मिनिस्टर जो कि खुद ही परेशान थे धनानंद की नीतियों से, उनको अपनी तरफ मिलाया। और इस तरीके से देखते ही देखते नंद वंश का तख्ता पलट कर दिया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। मौर्य अंपायर को जब आप देखते हो तो आप देखोगे पूरे हमारे प्राचीन काल में आप कोई भी डायनेस्टी उठाकर देखिए, मौर्य वंश से ज्यादा भारत का हिस्सा किसी ने कवर नहीं किया हुआ है। तो अगर आप बोलें कि ये श्रेय आचार्य चाणक्य को जाता है, या अगर आपको लग रही है हल्की बात है, तो आप इमेजिन कर सकते हो इतना बड़ा हिस्सा। चौधरी साहब आपके प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। सर इंग्लिश में और वो PYQ के लिए कैसी रहेगी? 10,800 बेस्ट रहेगी। आप एक बार क्वेश्चन सैंपल उसमें जरूर देख लीजिएगा। जो आप 10,800 वाली
जो आप बुक बता रहे हैं जिसमें 10,800 प्लस क्वेश्चन है, उसमें मैंने क्या किया हुआ है, जैसे जीएस का हर एक टॉपिक है तो हर एक टॉपिक से बनने वाले कितने तरीके के क्वेश्चन है, प्लस जैसे मान लो मौर्य एम्पायर है तो मौर्य एम्पायर से पिछले 10 सालों में कितने क्वेश्चन बने हैं वो दिए हैं, और कौन कौन से पेपर में पूछे गए हैं वो भी आपको दिए हुए हैं। तो वो बहुत नेक्स्ट लेवल किताब है, उसके पीछे बहुत मेहनत लगी हुई है, लेकिन बच्चे उसको कम ही खरीद पा रहे हैं। उसका कारण क्या है कि हमारे सामने मजबूरी है, वो किताब काफी मोटी हो गई है क्योंकि मैंने उसमें कुछ ही नहीं छोड़ा हुआ है। 10,800 क्वेश्चन बहुत होते हैं। अब रीजन क्या है कि बैचेस में तो हम टीचर चाहते हैं तो हम दे देते हैं बैच। अब जैसे मान लो मेरा कोई बैच है, अब मुझे किसी स्टूडेंट को देना है, कोई स्टूडेंट गरीब है काफ़ी, वो बोल रहा है कि नहीं सर हम पैसे नहीं दे पाएंगे, तो दे देते हैं बहुत बार, कोई इशू नहीं है, उसको अलॉट कर दिया उसका नंबर लेकर, मेरा उसमें क्या ही गया, रिकॉर्डिंग है चली गई। लेकिन किताब में हम मजबूर हो जाते हैं, किताब में पेपर लगा हुआ है और वो पेपर हम तो ला नहीं रहे, वो पब्लिशर ला रहा है और उसे छाप रहा है, तो वो तो लेगा ही लेगा, तो इस वजह से किताब में मजबूर हो जाते हैं। बट इसीलिए मैंने आपको स्टैटिक जीके का बेस्ट सॉल्यूशन बताया था आप सभी को कि आप पतली वाली वो दोनों बुक्स ले सकते हो जो अमेजोन पे फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी आपको। अभी देखो, आप चाहे मौर्य अंपायर यहां पर छोड़िए, चाहे आप मिडवेल में देखिएगा मुगल अंपायर को, मुगल अंपायर भी इतनी दूर तक खुद को नहीं फैला पाया है जितना मौर्य साम्राज्य ने फैला लिया है। मौर्य साम्राज्य के साक्ष्य भी हमें एंशियंट में देखते हुए इतने ज्यादा मिलते हैं जितने हमें किसी और डायनेस्टी के बारे में नहीं मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे शुंग वंश हुआ, या फिर कुषाण वंश हुआ, या फिर आपका पल्लव वंश हुआ, चोल डायनेस्टी हुई, इवन इनके बारे में भी इतने अच्छे एविडेंसेस नहीं मिलते हैं जितने हमें मौर्य एम्पायर के बारे में मिलते हैं, जबकि ये पुराना साम्राज्य है उसके बाद भी। तो ये चीज हमें क्या दर्शाती है, ये चीज दर्शाती है मौर्य साम्राज्य का इंपैक्ट कितना बड़ा रहा होगा, कि लगभग इतने बड़े बड़े लेखों में लिखा गया है इसको। तो इसके एविडेंसेस हमें कहां से मिलते हैं? पहली बात तो चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखी हुई है इससे हमें इसके एविडेंस मिलते हैं। इसके अलावा विशाख दत्त ने एक किताब लिखी हुई है मुद्रा राक्षस, इससे भी हमें एविडेंस मिलते हैं। मेगस्थनीज ने लिखी हुई है इंडिका। मेगस्थनीज एक ग्रीक था और ये चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत बनकर आया हुआ था, तो इसने भी चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर इंडिका नाम की किताब लिखी है। इसके अलावा सम्राट अशोक के जो शिलालेख हैं, एडिक्ट का मतलब जानते हैं, रॉक एडिक्ट का मतलब शिलालेख हिंदी में बोलते हैं। उस टाइम पर राजे महाराजे पत्थरों में लिखावट करवाते थे जिससे कि वो प्राचीन काल से लेकर आगे के अनंत काल तक जीवित रहे, मतलब लोग इन फ्यूचर उन्हें पढ़ पाए। तो एक तरीके से माइलस्टोन की तरह उनको करवा देते थे। तो दीज आर नोन एज रॉक एडिक्ट। तो अशोक के शिलालेखों से भी हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। इनको अगर हटा दें तो पुराण हो गए, बुद्धिस्ट लिटरेचर जिनको जातक बोलते हैं, ये सभी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में बताते हैं। अच्छा ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि जातक कौन से धर्म से जुड़े हुए हैं। तो जातक पता है क्या है? जातक कहानियां हैं, बुद्ध की जीवनी के ऊपर लिखी हुई कहानियां हैं, ठीक है। और जातक कहानियों में बहुत चित्रकारी का यूज किया गया है, जैसे हाथी बना हुआ है, पेड़ बने हुए हैं, हिरन बना हुआ है, ठीक है, लोग बने हुए हैं, इस तरीके से चित्रकारी करके, जैसे कॉमिक्स नहीं आप पढ़ते हो, तो कॉमिक्स की तरह ही जातक कहानियां हैं, ठीक है, बौद्ध धर्म की। तो इन सभी से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पता लगता है। नंद वंश का विनाश हो चुका है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो चुकी है। जैसे ही मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर चंद्रगुप्त मौर्य बैठता है और अखंड भारत का निर्माण करता है, चंद्रगुप्त की तरफ से पूरे भारत में जितने भी साम्राज्य होते हैं, जितने भी राजे महाराजे होते हैं, उन सब के पास एक लेख भेजा जाता है, मतलब एक लेटर भेजा जाता है, और उसमें साफ साफ यह लिखा होता है कि आज से मौर्य साम्राज्य अखंड भारत का निर्माण करता है और आप सभी इसके अंतर्गत आते हो। जो भी इससे बाहर जाना चाहता है जा नहीं पाएगा, लेकिन हां अगर उसे जाने का मन है तो एक बार कोशिश जरूर करके देख सकता है। यह वो टाइम होता है जब एक भी शासक चंद्रगुप्त मौर्य के खिलाफ नहीं खड़ा होता है, क्योंकि सबको पता होता है कि जिसने नंद वंश का विनाश कर दिया उससे कैसे लड़ पाओगे। नंद वंश तो अभी तक वैसे ही पूरे भारत में सबसे बड़ा वंश था,
जिसने नंद वंश को खत्म कर लिया वो नंदों से भी बड़ा होगा, उसको कैसे हरा पाओगे? जब नंद को ही नहीं हरा पा रहे थे तो इनको कैसे हरा पाओगे? एक भी शासक खड़ा नहीं होता है। मौर्य साम्राज्य में आपको 3 शासकों को पढ़ना है। पहला चंद्रगुप्त मौर्य, 322 से लेकर 298 बिफोर क्राइस्ट। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा फिर बिंदुसार। ध्यान रखिएगा, हर्यक वंश में जिसको आपने पढ़ा था वो बिंबिसार था, और यहां पर ये कौन है? बिंदुसार है। ठीक है, तो वो कौन था? वो था बिंबिसार। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। 297 से 273, और उसके बाद बिंदुसार का बेटा अशोक, इसी को सम्राट अशोक के नाम से जाना जाता है, द ग्रेट अशोक के नाम से भी जाना जाता है। 268 से लेकर 232 तक शासन किया हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से तेजी से मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी और मौर्य साम्राज्य को बढ़ाना शुरू किया। धनानंद को पराजित करने के बाद ही मौर्य वंश की स्थापना हुई। उसने भारतीय उपमहाद्वीप को एकीकृत कर एक सशक्त साम्राज्य की स्थापना करी। इससे पहले इतिहास में कोई भी ऐसा शासक नहीं था जिसने पूरे भारत को एक साथ मिलाकर अपने वंश की स्थापना करी हो या एक साम्राज्य की स्थापना करी हो। चंद्रगुप्त मौर्य पहला ऐसा शासक है भारत के इतिहास में। इसी की वजह से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। अब देखिए है क्या, अभी मैंने आपको बताया था जब सिकंदर वापस गया, अभी शुरुआत में बताया था ना क्लास में, जब सिकंदर वापस गया तो उसने जो सिंधु नदी थी, सिंधु नदी के पश्चिम में जितना हिस्सा खाली था, बलूचिस्तान से अफगानिस्तान वाला जितना हिस्सा खाली था, वहां पर अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को रुकवाया था। तो जो सिकंदर है वो तो वापस चला गया, लेकिन सेल्यूकस निकेटर अभी भी इस टेरिटरी में रुका हुआ था। चाणक्य के थ्रू मौर्य साम्राज्य की स्थापना तो हो गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य को भी लग रहा था कि मैंने अखंड भारत का निर्माण कर दिया है, मेरा मिशन पूरा हुआ। लेकिन चाणक्य की दूरदर्शिता वही चाणक्य को चाणक्य बनाती है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बोला कि चंद्रगुप्त क्या तुम्हारा काम पूरा हुआ? चंद्रगुप्त ने कहा बिल्कुल चाणक्य, आपने मुझे इसी दिन के लिए बनाया था। चाणक्य कहते हैं नहीं, मैंने तुम्हें और भी कुछ सिखाया है। एक असली योद्धा की पहचान होती है। चाणक्य का कहना होता है सिंहावलोकन को पहचानो। सिंहावलोकन का मतलब क्या है? सिंह का मतलब शेर, अवलोकन का मतलब एनालिसिस। चाणक्य ने कहा जंगल का राजा शेर होता है, और शेर की एक फितरत होती है, जब वो 10 कदम आगे चलता है तो वो पीछे मुड़ के जरूर देखता है। वो पीछे मुड़ के देख रहा है इसलिए नहीं कि वो डरपोक है, वो पीछे मुड़ के इसलिए देख रहा है कि कहीं कोई मेरे पीछे तो नहीं आ रहा है, कहीं कोई मुझे फॉलो तो नहीं कर रहा है। और आप कभी भी देख लेना, ये शेर की सच में आदत होती है, उसकी फितरत होती है, वो 10 कदम आगे चल के एक बार मुड़ के पीछे जरूर देखेगा। चाणक्य कहते हैं कुछ लोग इसको बुजदिली बोल सकते हैं, लेकिन उसकी यही फितरत उसको जंगल का राजा बनाती है, क्योंकि वो हर वक्त सचेत रहता है। तो तुम्हें भी सिंहावलोकन करना होगा, और इस टाइम पर तुम 10 कदम आगे बढ़ चुके हो, अब पीछे मुड़ के देखने का समय है। तो जरा पीछे देखो चंद्रगुप्त, कोई आ तो नहीं रहा है। चंद्रगुप्त को पता लग जाता है कि चाणक्य किसके बारे में बात कर रहे हैं। जब चंद्रगुप्त चारों तरफ अखंड भारत के देखते हैं तो चंद्रगुप्त को सिर्फ एक ही आदमी दिखाई दे रहा होता है, और वो सेल्यूकस निकेटर। चाणक्य कहते हैं तुम पहचान गए चंद्रगुप्त? चंद्रगुप्त बोलते हैं बिल्कुल आचार्य। चाणक्य का कहना होता है ये यूनानी लोग हैं, कभी सिकंदर ने आक्रमण किया था, और जब आक्रमण करते हैं तो युद्ध नीति से बहुत तगड़े से लैसेस लोग हैं ये। अगर दूर दूर तक मैं देखूं तो तुम्हारे ऊपर कभी कोई आक्रमण कर सकता है मौर्य साम्राज्य के ऊपर, तो वो यही शख्स है। जरूरी नहीं कि हम उसका इंतजार करें। इससे पहले कि वो हमारे ऊपर कभी आक्रमण करे, हमें पहले ही सेल्यूकस निकेटर को टेक ओवर करना होगा। और देखते ही देखते फिर मौर्य साम्राज्य आक्रमण करता है इस पूरे बलूचिस्तान अफगानिस्तान वाले रीजन में, और यहां पर सेल्यूकस निकेटर को हराया जाता है। सेल्यूकस निकेटर जब हार जाता है, घुटने टेक देता है। 305 बिफोर क्राइस्ट में आक्रमण हुआ। सेल्यूकस निकेटर को अपनी टेरिटरी देनी होती है,
जितना भी अफगानिस्तान बलूचिस्तान वाला रीजन है, काबुल वाला रीजन है, ये सब सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य को दे देता है। बदले में सेल्यूकस निकेटर क्योंकि एक बड़ा योद्धा था, बदले में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 500 सफेद हाथी गिफ्ट किए जाते हैं सेल्यूकस निकेटर को। सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त से भी बहुत इंप्रेस होता है और सेल्यूकस निकेटर हाथ जोड़ के चंद्रगुप्त के आगे विनती करता है कि मैं चाहूंगा कि मेरी बेटी को आप अपना लें। चंद्रगुप्त चाणक्य की तरफ देखते हैं और चाणक्य का कहना होता है हां, और यहीं से सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी की शादी करवाता है किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। ध्यान रखिएगा, सेल्यूकस निकेटर की बेटी का नाम भी पूछा जाता है। इसकी बेटी का नाम क्या है? हेलेना। क्या नाम है? हेलेना। तो चंद्रगुप्त मौर्य की शादी किससे हुई? हेलेना से हुई। हेलेना किसकी बेटी है? सेल्यूकस निकेटर की बेटी है। सेल्यूकस निकेटर को कब हराया चंद्रगुप्त मौर्य ने? 305 बिफोर क्राइस्ट में हराया। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको सफेद हाथी गिफ्ट किए? 500 सफेद हाथी सेल्यूकस निकेटर को, और इनको बोला कि भैया अब बिटिया को कर दीजिए विदा और आप चले जाइए वापस। तो यहां से सेल्यूकस निकेटर की विदाई हो जाती है। ओके, क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, जो कल की क्लास हुई थी, जो मुझे संडे को एक्स्ट्रा क्लास लेनी थी, उसमें कुछ टेक्निकल इश्यू आया है, मुझे बाद में पता लगा है। उसके बारे में सॉर्ट हो जाएगा पवन, टेंशन ना लीजिए। अगर कोई, मैं उसकी रिकॉर्डिंग चेक कर रहा हूं, अगर रिकॉर्डिंग उसकी हमें मिल जाती है तब तो कोई इश्यू नहीं है। वो शायद 12 मिनट के बाद रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई है क्लास, और अगर नहीं होगा, कुछ भी ऐसा इश्यू होगा, मैं दोबारा क्लास ले लूंगा, टेंशन फ्री रहिए आप। होगा 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 भाई, होगा। कल मैंने गवर्नर जनरल और वायसराय की क्लास सुबह 8:30 बजे लगाई थी, लेकिन फिर मुझे भी बाद में पता लगा कि उसमें कोई टेक्निकल इश्यू था। ठीक है सर। रोहित का कहना है धनानंद की बेटी से शादी की थी ना, वो दूसरी शादी है। राजे महाराजे कई शादियां किया करते थे, धनानंद की बेटी से भी शादी करी थी। बट ध्यान रखिएगा, कभी भी उसके बारे में आपसे पेपर में नहीं पूछेगा। पेपर में हमेशा किसके बारे में पूछेगा? सेल्यूकस निकेटर की बेटी का नाम क्या है जिससे चंद्रगुप्त ने शादी करी थी। ठीक है, मेगास्थनीज। और ये कौन है आपको पता है? मेगास्थनीज ये एम्बेसडर है किसका? सेल्यूकस निकेटर का। तो सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को मौर्य साम्राज्य के कोर्ट में भेजा हुआ था, जो कि एक ग्रीक एम्बेसडर था। अच्छा, ये जो दूत भेजते थे, इनके काम क्या होते थे उस टाइम पर? जो एम्बेसडर भेजे जाते थे, दो काम होते थे। आपके रिलेशन पर मैटर करता है कि क्या काम होगा। एक तो अगर आपकी यूं चल रही है किसी अंपायर से, युद्ध होने वाला है, तो जो एम्बेसडर होता था वो बात लेकर जाता था, उनके बिहाफ पर, राजाओं के बिहाफ पर एक दूसरे से बात करते थे। ठीक है, लेकिन अब जैसे ये सेल्यूकस निकेटर वाला केस है, तो ऐसे में क्या है, सेल्यूकस निकेटर ने अपने एम्बेसडर मेगास्थनीज को मौर्य साम्राज्य में इसलिए भेजा था कि वो जाए और चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास को कोट करे। और यही कारण है कि मेगास्थनीज ने आगे चलकर इंडिका नाम की किताब लिखी है और उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के बारे में बताया हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जब अखंड भारत का निर्माण किया तो पूरे भारत भर में लोगों को एक न्यायपरस्त राजा मिला। चंद्रगुप्त मौर्य से उसकी जनता बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं थी। आखिर के दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को स्वीकार किया। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से धर्म को अपनाया था? आंसर होगा जैन धर्म को अपनाया था। एक ग्रीक राइटर उस टाइम के हुआ करते थे जिनका नाम था जस्टिन। इन्होंने चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस की उपाधि दी हुई है। और सैंड्रोकोटस का मतलब क्या है? इसका मतलब है किले का पुरुष, किले का पुरुष। ठीक है, तो यूनानी राइटर्स ने सैंड्रोकोटस इस आधार पर बोला है कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को उन्होंने किला बताया है और किले का पुरुष बताया है किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। तो यह मतलब है सैंड्रोकोटस का, जो कि यूनानी राइटर जस्टिन ने लिखा हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा आता है गद्दी पर, बिंदुसार, जिसका टाइम पीरियड 297 से 273 है। इसके बारे में एक ही दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिंदुसार क्या एक सक्सेसफुल किंग रहा? आंसर है जी हां।
चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने बेटे को जितनी भी टेरिटरी भारत की दी, बिंदुसार ने पूरी टेरिटरी को संभाल कर रखा और अच्छे से उसकी रक्षा करी। यही कारण है कि इसको भी एक टाइटल दिया गया, क्या, अमित्र घात का टाइटल दिया गया। और अमित्र घात का मतलब क्या है? स्लेयर ऑफ फोर्स, मतलब हिंदी में बोले तो शत्रुओं का संहारक। ग्रीक सोर्सेज में अमित्र घात और साथ में अमित्र चैट्स भी लिखा हुआ है। अब ये अमित्र चैट का भी मतलब वही है, शत्रुओं का संहारक। क्योंकि बिंदुसार के टाइम पीरियड पे कई छोटे बड़े आक्रमण तो हुए भारत में, लेकिन वो सब विफल कर दिए बिंदुसार ने। इसने अपने पुत्र अशोक को मध्य प्रदेश में उज्जैन का गवर्नर नियुक्त किया था। बिंदुसार जानता था कि आगे चल के उसकी लेगेसी उसके बेटे अशोक को ही संभालनी है। इसी वजह से उसने अशोक को कम उम्र में ही उज्जैन का गवर्नर बनाया और अशोक को यह जिम्मेदारी दी गई कि वो उज्जैन से रेवेन्यू कलेक्ट करके पहुंचाया करेगा मगध साम्राज्य में। ठीक है, मौर्य साम्राज्य बोल लीजिए। लेकिन जो उसका बेटा है अशोक, वो 10 हाथ आगे निकला। अशोक ने केवल उज्जैन को ही नहीं संभाला, देखते ही देखते वो दक्कन की तरफ जितने भी छोटे बड़े साम्राज्य थे उन सभी को जीतता हुआ चला गया और नीचे तमिलनाडु तक, मैसूर तक पहुंच गया वो, और अपना साम्राज्य उसने फैलाया। जब ये देखा बिंदुसार ने, तो बिंदुसार को पता लग गया कि समय आ चुका है जब अपने बेटे को साम्राज्य दे दिया जाए। उसका बेटा पूरे तरीके से तैयार है गद्दी पर बैठने के लिए। निकेटर के उत्तराधिकारी एंडीओट्स प्रथम ने मौर्य साम्राज्य में यूनानी राजदूत के रूप में मेगास्थनीज की जगह दमाकस को भेजा था। किसको? दमाकस को। तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन यहां पर। पहली चीज तो यह कि सेल्यूकस निकेटर का जो एम्बेसडर था, ठीक है, जो कि मेगास्थनीज था, वो किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। अब चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा है बिंदुसार, इसके दरबार में कौन सा यूनानी राइटर आया है? तो आंसर क्या है? दमाकस आया है। ठीक है, तो ये दो अलग अलग एम्बेसडर से क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त के टाइम पे मेगास्थनीज, बिंदुसार के टाइम पीरियड पे दमाकस। अशोक को जब गद्दी पर बैठाया जाता है, यह मौर्य साम्राज्य का चरम था। इसके बाद मौर्य साम्राज्य का डिक्लाइन शुरू होगा। अरे भाई, दुनिया में हर एक चीज ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है। तो जब अशोक गद्दी पर बैठता है तो यह मौर्य साम्राज्य का बिल्कुल चरम है, पीक है। इसके बाद मौर्य साम्राज्य डिक्लाइन की ओर शुरू होगा। सवाल सबसे बड़ा यह उठता है कि अशोक को द ग्रेट अशोक क्यों बोला जाता है? उसके पीछे का कारण क्या है? द ग्रेट तो चंद्रगुप्त भी हो सकता था, फिर भी अशोक को द ग्रेट बोला जाता है। जब अशोक गद्दी पर बैठता है तो बात थी लेगेसी संभालने की। अचीव तो कर लिया, बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन उस अचीवमेंट को अपने पास मेंटेन कौन करके रख पाता है? मर्सिडीज बहुत लोग ले लेते हैं, लेकिन उसमें पेट्रोल डला के चलते रहना और पूरी जिंदगी मर्सिडीज को मेंटेन करना, यह उससे भी बड़ी बात है। क्लियर हो रही है बात? आप एक बार फिजिक मेंटेन कर लेते हैं, आपने एक बार 6 पैक एप्स बना लिए, लेकिन उनको मेंटेन करना वो उससे भी बड़ी बात है। ठीक है, अशोक के सामने यही चैलेंज होता है। ये जितनी आपको टेरिटरी दिखाई दे रही है, इस टेरिटरी को मेंटेन करना। क्या उसने किया मेंटेन? आंसर है यस, किया उसने। अशोक के बैठते ही जो साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य का, वो 10 गुना तेजी से आगे भागने लगा। अशोक के बैठते ही जितने भी राजे महाराजे थे, जितने भी दूसरे छोटे बड़े साम्राज्य थे, वो सब बिल्कुल एक्टिव हो गए। क्योंकि अशोक के बारे में एक चीज सबको पता थी, अशोक दंड देने में भी उतना ही न्यायपरस्त था। अशोक के दंड भी बहुत क्रूर हुआ करते थे। अशोक ने साम्राज्य में गद्दारी करने की वजह से, अशोक ने पावर का मिसयूज करने की वजह से अपने कई चचेरे भाइयों तक को मार दिया था। तब अशोक गद्दी पर बैठा था, पहली बात। अब दूसरी चीज ये कि सारी चीजें ठीक चल रही थी अशोक के टाइम पीरियड पे, लेकिन एक सबसे बड़ा मोड़ आता है और वो मोड़ है कलिंग का युद्ध। अब ये कलिंग का युद्ध होता कैसे है, इसको समझिएगा। इसके सामने एक इक्वेशन बनेगी। अशोक के टाइम पीरियड पे कलिंग वॉर 261 बिफोर क्राइस्ट में हुआ। कलिंग का मतलब आप ये मान लीजिए आज की डेट में जो उड़ीसा वाला हिस्सा है, यही कलिंग कहलाता था। अब
उड़ीसा में कलिंग के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था महापद्मनभ। क्या नाम था? महापद्मनभ। ये यहां के राजा हुआ करते थे। ये वो टाइम पीरियड हुआ करता था जब ये जो इंडोनेशियाई लोग हैं, ये इंडोनेशिया बर्मा के लोग हो गए, ये सब भारत में आते थे मसाले का व्यापार करने के लिए। पश्चिम से भी बहुत सारे व्यापारी आते थे। तो जो पश्चिम से आते थे वो या तो यहां से सूक्तगिंदर से एंटर करते थे, जिसको आज की डेट में कराची पोर्ट बोलते हैं, और या तो फिर गुजरात वाले पोर्ट से एंटर करते थे भारत में और व्यापार करते थे और चले जाते थे। लेकिन जो पूर्व से आते थे उन सब के लिए सबसे बड़ा कोस्टल एरिया यही उड़ीसा हुआ करता था, मतलब कलिंग हुआ करता था। ये सब अपने अपने जहाजों से कलिंग में आते थे, कलिंग में उतरते थे और उसके बाद पूरे भारत भर में व्यापार करते थे और व्यापार करके वापस यहीं से चले जाते थे। लेकिन होता क्या था कि इन जहाजों को रुकने के लिए, इन नावों को रुकने के लिए यहां पर कस्टम ड्यूटी ली जाती थी। तो जाहिर सी बात है, राज्य किसका है? ये राज्य है महापद्मनभ का। तो टैक्स भी कौन वसूलेगा? महापद्मनभ ही टैक्स वसूलेंगे इसका, जिसको कस्टम ड्यूटी आप बोल सकते हो। अभी क्या है कि अशोक ने टैक्स जो लगाया हुआ था, अशोक ने फैसला लिया कि अब से 15% टैक्स बढ़ा दिया जाएगा सबके ऊपर। अशोक का कहना था जनसंख्या बढ़ रही है, राज्य की सीमा रेखाओं का विस्तार हो रहा है, खर्चे भी बढ़ रहे हैं, सेना भी बढ़ रही है, इसके लिए 15% टैक्स अब एक्स्ट्रा देना होगा सबको। कई राजे महाराजे परेशान भी होते हैं, लेकिन क्या करोगे, देना तो है ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई टैक्स लेकर आ रही है तो फिर तो अप्लाई होगा ही होगा ना। ठीक है, अभी जो राजा महापद्मनभ हैं, ठीक है, ये थोड़ी सी यहां पर स्ट्रैटेजी सोचते हैं। इनका कहना होता है कि ठीक है 15% बढ़ाया है तो हम भी बढ़ाएंगे। इनका कहना होता है मैं कस्टम में 25% बढ़ाता हूं। अब जितने भी व्यापारी होते हैं यहां के वो सब परेशान हो जाते हैं। उनका कहना होता है सीधे 25% टैक्स बढ़ा दिया आपने। महापद्मनभ का कहना होता है हमें खुद ऊपर से देना पड़ रहा है सम्राट अशोक को टैक्स, तो हम क्यों ना बढ़ाएं, तो ये तो हमारी भी मजबूरी है, हमें टैक्स बढ़ाना होगा। ऐसे में जितने भी व्यापारी होते हैं वो सब सम्राट अशोक के पास जाते हैं और अपनी दुविधा बताते हैं। जब सम्राट अशोक को यह पता लगता है कि महापद्मनभ ने टैक्स बढ़ाया है 25%, तो अशोक को गुस्सा तो आता है कि हमसे पूछे बिना कैसे टैक्स बढ़ा दिया आपने। जबकि यह वो दौर होता है जब कोई भी राज्य अगर टैक्स अपने यहां पर बढ़ा रहा है तो वो पहले बताएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, वरना आप तो अपने यहां कितना भी वसूलते रहो और ऊपर तो बहुत कम टैक्स दोगे। बात आ रही है समझ? तो यहां पर क्या होता है कि अशोक का कहना होता है इन व्यापारियों को कि ठीक है हमें आप थोड़ा समय दीजिए, हम इसका निवारण करते हैं। और अशोक इच्छा जाहिर करता है अपने मंत्रियों से कि महापद्मनभ से मिलना चाहिए। महापद्मनभ को बुलाया जाता है लेकिन महापद्मनभ नहीं जाता है। महापद्मनभ को यह पता होता है कि अशोक किस लिए बुला रहे हैं। मैंने 25% बढ़ाया और बताया भी नहीं है। जब महापद्मनभ नहीं पहुंचता है तो अशोक कहता है चल के देखना पड़ेगा। अब एक बात बताइए, कोई राजा अगर कहीं जा रहा है, एग्जाम्पल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं जा रहे हैं और आप बोलो अकेले आना मिलने, क्या यह पॉसिबल है? क्या यह पॉसिबल है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप अगर शादी का कार्ड दे के आए और आप ये एक्सपेक्ट करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले आएंगे आपकी शादी में, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। जब एक राजा चलता है तो उसके साथ उसका प्रोटोकॉल होती है, कुछ उन प्रोटोकॉल्स के बेसिस पर चला जाता है। अभी अशोक अगर आएगा यहां पर तो जाहिर सी बात है सेना भी आएगी क्योंकि राजा है, लेकिन हां उस तरीके की सेना नहीं। लेकिन ना करते हुए भी, अखंड भारत का सबसे बड़ा राजा है वो, ना करते हुए भी 50,000 की सेना तो चली पड़ती है साथ में। जब अशोक की सेना कलिंग की ओर बढ़ रही होती है, ये युद्ध करने नहीं आए होते इस टाइम पर, तो ये जो कलिंग की पहाड़ियां हैं यहां पर जासूस बैठा करते होते हैं। ये वो टाइम होता है जब बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर जासूस रहते होते हैं हमेशा, जिनको दूर से ही दिख जाता होता है
कि मीलों दूर से कोई सेना चल के आ रही है, तो वो जल्दी से अपने राजा को बता देते होते हैं और ये वाली सेना पहले से तैयार हो जाती है। ठीक है, ऐसा ही होता है यहां पर। राजा महापद्मनाभ को बता दिया जाता है कि ये तो सम्राट अशोक की सेना आ रही है, 50,000 से ज्यादा की सेना आ रही है। महापद्मनाभ, वही वाली बात, चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात। अगर कुछ गलत किया है तो आपका दिमाग खटकेगा ही सबसे पहले। महापद्मनाभ का कहना होता है अब तो कोई रास्ता ही नहीं बचा है लड़ने के अलावा, और महापद्मनाभ को आदेश दिया जाता है कि सेना की टुकड़ियां इन्हीं घाटियों पर बैठेंगी, ये जो पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं। और ऐसा ही होता है। जैसे ही अशोक की सेना पास आती है, ऊपर से आसमान से तीर बरसने चालू होते हैं और देखते ही देखते अशोक की सेना में भगदड़ मच जाती है। करीब 5,000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। यह वो टाइम होता है कि अशोक की सेना की जो टुकड़ी होती है एक, जो कि स्पेशली अशोक की हिफाजत करती होती है, वो जैसे तैसे अशोक को बस यहां से बचा के ले जाती है वापस। अशोक वापस तो आ जाता है, लेकिन अब अशोक का खून खौल रहा होता है, क्योंकि वो महापद्मनाभ से बात करने गया होता है। और यही वो टाइम पीरियड होता है जब अशोक बुलाता है अपनी पूरी एक सभा को, अपने हर एक मंत्री को बुलाता है और आदेश देता है। कहता है हम कलिंग पर युद्ध करने जा रहे हैं, एक तरफ से कलिंग में घुसना है और दूसरे तरफ से निकल जाना है। बच्चा, बूढ़ा, जवान, औरत, कोई भी आए बीच में, किसी को नहीं छोड़ना है। जी हां, ऐसा ही हुआ था कलिंग का रक्तपात, किसी को नहीं छोड़ा गया था। और अशोक की तरफ से चलती है 1.5 लाख की सेना, और यह सेना बढ़ती है कलिंग की ओर। महापद्मनाभ को पता होता है अब क्या होने वाला है, और महापद्मनाभ जान भी चुके होते हैं कि उन्होंने ये जो किया है, अब उनको उनकी मौत से कोई वैसे भी नहीं बचा सकता। और यहीं पर 261 बिफोर क्राइस्ट में जब अशोक 1.5 लाख की सेना के साथ आक्रमण करता है, तो इसमें 5,000 हाथी होते हैं। भीषण रक्तपात। राइटर्स का कहना है कि इस बैटल में आपको पता है कितने लोग मारे गए? 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, 1 लाख प्लस। जबकि कुछ इतिहासकारों ने यह भी लिखा है कि करीब 1.25 लाख लोग मारे गए। कलिंग की जमीन में इतना खून बहा कि मिट्टी भी लाल हो चुकी थी खून की वजह से। चारों तरफ सिर्फ मातम, बच्चा, बूढ़ा, जवान सब मारे गए। केवल कुछ लोग बचे, तो वो महिलाएं ही ज्यादा थी जो बची। युद्ध पूरा हो जाता है। अशोक का एक भाई होता है सुमन, सुमन भी मारा जाता है इस युद्ध में। और सुमन का बेटा बैठा हुआ है जो केवल 12 साल का है। और सुमन का बेटे का नाम क्या है? इसके बेटे का नाम है निग्रोध। क्या नाम है? निग्रोध। ये बैठा हुआ है। युद्ध खत्म हुए 1 दिन हो चुका है। चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें पड़ी हैं। चारों तरफ महिलाएं रो रही हैं, विधवा हो गई हैं, माओं का आंचल उजड़ गया है, किसी का बेटा मारा गया, किसी का पति मारा गया, कोई पूरे तरीके से अनाथ हो गया। लाखों चिताएं जल रही हैं और अशोक तलवार लेके घूम रहा है। आसमान में चील, बाज, गिद्ध मंडरा रहे हैं। और अशोक जब पैर रख रहा है जमीन पे, तो उसके जूतों में लबालब खून बहा हुआ है। पूरा खून से भरा हुआ जूता है अशोक का। अशोक देखता है कि एक 12 साल का लड़का बैठा हुआ है शमशान में, और वो जलती हुई चिताओं को देख रहा है। अशोक पहचान लेता है, ये तो मेरा भतीजा है निग्रोध। दरअसल वो अपने पिता की जलती हुई चिता को देख रहा होता है, सुमन की चिता को जलती हुई देख रहा होता है। अशोक जाकर निग्रोध के कंधे पर हाथ रखता है पीछे से। निग्रोध पलट के देखता है अशोक को। सर पे बाल नहीं है, मुड़ा चुका है, सफेद धोती पहने हुए है।
वो केवल मुड़ के बच्चा अशोक की तरफ देखता है और कुछ नहीं बोलता है। उसकी आंखें अशोक से बस बोल देती है। और अशोक जब उस 12 साल के लड़के की आंखों में देखता है तो अशोक का दिल दहल जाता है, क्योंकि वो जो निग्रोध है ना, उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल होता है, वाई, क्यों, क्या मिला इस सब से तुम्हें। वो 12 साल का बच्चा अशोक से बस इतना पूछ रहा होता है कि ये सब करके क्या मिला। अशोक के हाथ से जैसे तलवार छूट जाती है। अशोक वापस आ जाता है। कलिंग से बची हुई सेना वापस आती है। साम्राज्य में बैठता है अशोक, वापस आता है। कई दिनों के बाद नहा रहा होता है। नहाने के बाद भी ऐसा लग रहा होता है जैसे शरीर साफ नहीं हो रहा है, चारों तरफ खून लगा हुआ है। कई बार नहाता है लेकिन शरीर साफ नहीं हो रहा है। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन हो जाते हैं। 1 महीना बीत जाता है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि अखंड भारत का सम्राट अशोक अपनी गद्दी पर कब बैठेगा। वो दरबार में ही नहीं आ रहा है। वो महल में अपने कमरे से ही बाहर नहीं निकल रहा है। निकल रहा है तो बगीचे में जाकर बैठ जा रहा है। ऐसे ही साम्राज्य के बाहर एक दिन टहलता हुआ आ जाता है और एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठा होता है, नॉर्मल वस्त्रों में। वहां से एक व्यक्ति निकल रहे होते हैं जो कि एक संत होते हैं, साधु होते हैं, जिनका नाम था उपगुप्त। क्या नाम था? उपगुप्त। उपगुप्त देखते हैं कि ये तो सम्राट अशोक है। उपगुप्त वहीं रुक जाते हैं। उनका कहना होता है, राजन, सब ठीक तो है? आप बड़ी व्यथा में लग रहे हो। सम्राट अशोक बिल्कुल चुपचाप बैठा होता है, जमीन को निहार रहा होता है। जब उपगुप्त ये पूछते हैं कि आपको तो दरबार में होना चाहिए, आप यहां पर क्या कर रहे हो? आप सम्राट हो, आप इतना बड़ा युद्ध जीत के आए हो, आपकी शरण में हर कोई अपने आप को सुरक्षित समझता है, आप यहां पर कैसी व्यथा में बैठे हुए हो? और आपके शरीर में ना शाही वेशभूषा है, ना सर पे आपके मुकुट है, ना आपके पास आपकी तलवार है। तो अशोक का कहना होता है, अब मेरा तलवार उठाने का मन नहीं रहा। अशोक का कहना होता है, अब मेरा शाही वेशभूषा धारण करने का भी मन नहीं रहा, ना ही मुझे मेरा मुकुट पहनने का मन है। मेरा मन बहुत विचलित है। तो उपगुप्त का कहना होता है कि राजा का धर्म क्या है? राजा का धर्म है प्रजा को सुरक्षित करना। और अगर तुमने तलवार ना उठाने का निर्णय ले लिया है तो फिर तुम राजा किस बात के भाई? अगर राजा ये सोचने लगे कि मैं तलवार नहीं उठाऊंगा और शासन करूंगा, ऐसा हो सकता है? खुद बताइए। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री यह सोच ले कि हम शासन करेंगे, लेकिन कोई देश हमारे ऊपर आक्रमण करे तो हम आक्रमण नहीं करेंगे, हम वायलेंस नहीं करेंगे। तो खुद बताइए, वो राज कर पाएंगे? राजा का धर्म ही है बाय हुक और क्रुक अपनी प्रजा को सुरक्षित रखना। कल भी था, आज भी है। कोई भी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति यह सोच ले कि मैं वायलेंस नहीं करूंगा, फिर तो हो चुका शासन। हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तभी तो श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण बोलते हैं, राजा का धर्म एक बहुत अलग अलग बात है। उपगुप्त समझ चुके होते हैं कि अशोक का मन भर चुका है इन सब चीजों से। तब उपगुप्त ही अशोक को रास्ता दिखाते हैं। उपगुप्त का कहना होता है कि अगर यही सही बात है तो फिर तुम्हें गद्दी छोड़ देनी चाहिए और तुम्हें धम्म नीति अपना लेनी चाहिए। धम्म नीति अब आप जानते हो, बौद्ध धर्म आपको पढ़ाया हुआ है। बौद्ध में आपको बताया था कि 3 रास्ते से आप धम्म नीति बौद्ध धर्म को अपना सकते हो। एक तो बुद्ध का रास्ता, जिसका सीधा मतलब है, बुद्ध का रास्ता का मतलब है कि आप अपने परिवार के साथ रहिए और बौद्ध धर्म को मानिए। दूसरा है धम्म नीति। धम्म नीति का मतलब है आपको बुद्ध के कर कमलों पर चलना पड़ेगा, अपना राजपाट त्यागना पड़ेगा, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना होगा। और तीसरा होता है संघ नीति। संघ नीति का मतलब जिसमें आप संघों का हिस्सा बन जाते हो और संघ के साथ जा जाके जगह जगह पर प्रचार प्रसार करते हो। अशोक ने यहीं से धम्म नीति अपनाई।
बौद्ध धर्म को अपनाया और अपना राजपाट छोड़ दिया। और यहीं से इसके बाद धीमे धीमे करके जो मौर्य साम्राज्य है वो उसका डिक्लाइन होने लगा, क्योंकि अशोक ने राज करना जब छोड़ा तो धीमे धीमे करके जो दूसरे साम्राज्य थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना शुरू कर दिया, स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया। तो इसीलिए जो कलिंग का युद्ध है वो निर्णायक माना जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सम्राट अशोक के जीवन में निर्णायक मोड़ क्या था, 4 ऑप्शन आपको दे देगा, बोलेगा सांची के स्तूप बनाना या कलिंग का युद्ध या कुछ और ऐसे दे देगा। तो आप ध्यान रखना, कलिंग का युद्ध ही निर्णायक मोड़ था। युद्ध में हुए भारी नरसंहार को देखकर उसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और युद्ध समाप्त करने का निर्णय लिया। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 साल के बाद कलिंग का युद्ध लड़ा था, 261 बिफोर क्राइस्ट में। ठीक है, तो 261 आप देख लीजिए, 268 से 261, 8 साल का समय होता है। नंद वंश के पतन के बाद व्यापार और वाणिज्य के लिए कलिंग पर नियंत्रण करना आवश्यक हो गया था, और आप देख लीजिए व्यापार के चलते ही कलिंग पर आक्रमण करना पड़ा, क्योंकि अगर कंट्रोल नहीं होगा तो राजा शासन नहीं कर पाएगा। अशोक के शिलालेख हैं। टोटल अशोक के कितने रॉक एडिक्ट हैं, तो ध्यान रखिएगा टोटल 14 शिलालेख हैं। कितने? 14 रॉक एडिक्ट हैं, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है 13वां शिलालेख। यह 13वां शिलालेख हमें अशोक के युद्धों के बारे में जानकारी देता है, और इसी से हमें कलिंग के युद्ध के बारे में पता लगता है। धर्म के प्रचार हेतु धर्म महापात्र नियुक्त किया गया था बौद्ध धर्म में, मतलब बौद्ध धर्म में अशोक को एक पोस्ट दी गई थी। इस पोस्ट का नाम था धर्म महापात्र। और धर्म महापात्र का काम क्या है? जगह जगह पर जाकर धर्म का प्रचार प्रसार करेगा अपने लेवल पर। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने साम्राज्य का पैसा भी लगाया। अशोक ने बड़े बड़े शिलालेखों का निर्माण किया। ये जो 14 रॉक एडिक्ट हैं, इन पर बहुत पैसा लगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सांची के स्तूप भी अशोक ने ही बनवाए हुए हैं, जो कि बौद्ध धर्म के बहुत बड़े माइलस्टोन है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सांची के स्तूप किसने बनाए? अशोक ने बनाए हैं। अशोक के गुरु का नाम क्या था? उपगुप्त, जिनका अभी मैंने आपसे जिक्र किया है। प्रचार हेतु अशोक स्तंभों का निर्माण कराया, और प्रसिद्ध सांची स्तूप और सारनाथ स्तंभ भी अशोक के शासनकाल में ही बनाए गए हैं। ये सांची के स्तूप हैं। ठीक है, अशोक का टाइम पीरियड इस तरीके से अब अलग होता है राजपाट से। अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगा हुआ है, और अशोक के बाद अब जो मौर्य साम्राज्य है यहां पर इनका शासन ढीला पड़ता जा रहा है। ऐसे में अशोक का एक सेनापति था उसकी सेना में, और जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। क्या नाम था? पुष्यमित्र शुंग। ध्यान रखिएगा, अभी तक क्षत्रिय शासन कर रहे हैं। ये है ब्राह्मण। ये कौन है? ब्राह्मण है, पुष्यमित्र शुंग, और ये सेनापति है, बहुत बड़ा योद्धा है पुष्यमित्र शुंग। धीमे धीमे करके जो अशोक की सेना है उसमें विद्रोह उत्पन्न होने लगता है। भाई ऑब्वियस सी बात है, मैंने कहा ना, राजा का धर्म एक तरफ है, राजा का मन एक तरफ है। अगर मन की करनी है, धर्म की नहीं करनी है, तो फिर आपको अपने धर्म से अलग ही कर देना चाहिए खुद को, जो कि अशोक ने कर दिया था। लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे भाई। प्रजा और सेना धीमे धीमे इनसिक्योर फील करेगी, जिसकी वजह से धीमे धीमे विद्रोह होने लगा सेना में। और उस विद्रोह में सेना में मैक्सिमम लोगों का यह मानना था कि अब उनका अगला राजा पुष्यमित्र शुंग होना चाहिए, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग जब तक सेनापति था तब तक वो अपनी जो सेना है उसका ख्याल बहुत अच्छे से रखता था। सेना में हर एक का हालचाल, हर एक का ख्याल रखना, उनके घरों का ख्याल रखना, उनकी मांगों का ख्याल रखना, यह सब कुछ पुष्यमित्र शुंग को बखूबी आता था। और इस तरीके से विद्रोह होता है, और विद्रोह होने के साथ ही मौर्य साम्राज्य का जो आखिरी शासक होता है वो एक कमजोर शासक होता है, जिसका नाम था बृहद्रथ। क्या नाम था? बृहद्रथ। और एक दिन परेड हो रही होती है ग्राउंड में सुबह की सेना की, और ऐसे में ही पुष्यमित्र शुंग मौका पाकर बृहद्रथ के गर्दन पे तलवार रख के खींच देता है, मतलब बृहद्रथ को मार देता है। और इसी के साथ ही मौर्य साम्राज्य खत्म होता है और शुंग वंश की स्थापना होती है।
लेकिन जब तक ये होता है तब तक आप देखो मौर्य साम्राज्य सिकुड़ के कितना बचा है। केवल अभी तक इतना मौर्य साम्राज्य था यहां तक, लेकिन जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया तो आप देखो ये पूरी टेरिटरी हाथ से जा चुकी है। ये जितने भी एरिया है इस सभी एरिया को लोगों ने डिक्लेयर कर दिया इंडिपेंडेंट। नीचे वाला ये वाला पूरा हिस्सा जा चुका है। अभी केवल सिमट के जितना मैं आउटलाइन कर रहा हूं ये बचा हुआ है साम्राज्य में। और इसी साम्राज्य में फिर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना करी हुई है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन यहां से आपको मिले हैं कि हु इज द फाउंडर ऑफ शुंग डायनेस्टी। आंसर क्या होगा? पुष्यमित्र शुंग। दूसरा, ये किस तरीके की कौन सी कम्युनिटी की डायनेस्टी थी? आंसर क्या होगा? ब्राह्मण डायनेस्टी थी। ओके, पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ का ब्राह्मण सेनापति था। एक सैन्य परेड के दौरान उसने बृहद्रथ की हत्या 185 या 186 ईसा पूर्व में कर दी और स्वयं को राजा डिक्लेयर कर दिया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह अंतिम मौर्य राजा के विरुद्ध आंतरिक विद्रोह था। मतलब कुछ लोगों ने इसको आंतरिक विद्रोह बताया है, जबकि कुछ इतिहासकारों ने जो पुष्यमित्र शुंग है उसको बौद्ध धर्म का दुश्मन बताया हुआ है। मतलब उन्होंने बताया है कि पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार से दिक्कत थी, क्योंकि वो एक ब्राह्मण था, उसे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार से दिक्कत थी, इस वजह से उसने विद्रोह किया। अच्छा, दूसरी जो बात है उसका कटाक्ष भी एक चीज से हो जाता है, और उसका कटाक्ष किस बात से होता है मैं आपको बताऊं। जो सांची के स्तूप अशोक ने बनाए हुए हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश में, उनका जो गेट है वो गेट पुष्यमित्र शुंग ने बनाया है। और अब आप खुद ही बताइए, कोई भी व्यक्ति अगर बौद्ध धर्म से नफरत कर रहा है तो वो बौद्ध धर्म के सांची स्तूप का गेट क्यों बनवाएगा? गेट क्यों बनवाएगा? तो ज्यादा मजबूत तथ्य यही वाला है कि उसे बौद्ध धर्म से दिक्कत नहीं थी, क्योंकि केवल एक यही तो है। इसके अलावा पुष्यमित्र शुंग के टाइम पीरियड से या शुंग वंश के टाइम पीरियड से हमें कोई ऐसे एविडेंस नहीं मिलते हैं कि इन्होंने बौद्ध धर्म या जैन धर्म के खिलाफ कोई अपना कैंपेन चलाया हो। ठीक है, तो ओवरऑल ये एक आंतरिक विद्रोह था, और वो भी विद्रोह किस लिए था? एक कमजोर शासन के खिलाफ विद्रोह था। क्यों? क्योंकि वो हमें टेरिटरीज ही बता देती हैं कि देखते ही देखते इतना सारा जो नीचे की टेरिटरी है और ऊपर की टेरिटरी है ये सब हाथ से निकली जा रही थी। तो सेना में इनसिक्योरिटी आ गई कि भाई ऐसे तो करके अब हम रहेंगे ही नहीं, ऐसे करके तो धीमे धीमे ये भी सब चला जाएगा, तो हम लोग जाएंगे कहां? इस वजह से शुंग वंश की फिर स्थापना हुई। कुछ का मानना है यह मौर्यों द्वारा बौद्ध धर्म को मिले अत्यधिक संरक्षण के विरुद्ध ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया थी, वही जो अभी मैंने आपको बताया। पुष्यमित्र शुंग ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था, मतलब पटना वाले रीजन को। इसने यूनानी शासकों मेनेंडर और डेमेट्रियस इनके आक्रमणों को सफलतापूर्वक डिफेंड कर लिया। मतलब जब आप देखो अशोक गद्दी पर नहीं रहा, मौर्य साम्राज्य खत्म हुआ, तो देखो ग्रीक्स को यह फिर से लगने लगा कि शायद कमजोर हो गया है शासन, चलो सीधे भारत पर आक्रमण करो। लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने बखूबी उनको प्रॉपर इलाज दिया, चाहे मेनेंडर हो और चाहे डेमेट्रियस हो, दोनों को हराया। तो ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि शुंग डायनेस्टी एक मजबूत डायनेस्टी थी। इसने विदर्भ पर भी विजय प्राप्त करी। इसके शासनकाल में सांची और बरहुत के स्तूपों का जीर्णोद्धार हुआ। इसने सांची में शिल्प युक्त पत्थर का द्वार भी बनवाया हुआ है। वही मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति इतना कुछ करवा रहा है, जीर्णोद्धार कर रहा है सांची के स्तूप का, तो फिर वो बौद्ध धर्म के खिलाफ नहीं हो सकता भाई, सीधी सी बात है। उसने अश्वमेध, राजसूय और वाजपेय जैसे वैदिक यज्ञों का प्रचार प्रसार किया है। ऑब्वियस सी बात है, ब्राह्मण है, वेदों में मानेगा, तो इसने वैदिक कल्चर को पूरे साम्राज्य के अंदर कहीं ना कहीं एक्सरसाइज किया हुआ है। इसके टाइम पीरियड पे वैदिक कल्चर से जुड़े हुए जितने भी, जैसे कि वाजपेय हो गया, राजसूय हो गया, अश्वमेध हो गया, इस तरीके की प्रथाएं और रिचुअल्स आयोजित किए गए। पुष्यमित्र शुंग ने संस्कृत व्याकरणाचार्य पाणिनि के अनुयायी पतंजलि का संरक्षण किया है। देखिए, जो पतंजलि थे ये एक बहुत ही बड़े राइटर आप बोल लो प्लस फिलोसोफर थे, ठीक है, और इनको संरक्षण दिया है पुष्यमित्र शुंग ने, और पाणिनि को भी दिया हुआ है। तो ये वो टाइम पीरियड हुआ करता था
जब जो बहुत ज्ञानी लोग हुआ करते थे ना, उनको राजा संरक्षण देता था, खुशी खुशी अपने साम्राज्य में जगह देता था, उनका सारे खर्चे उठाता था, उनको बहुत प्यार से, प्रेम पूर्वक, सम्मान पूर्वक रखा जाता था। तो इसी को बोलते हैं संरक्षण देना। पुराणों के अनुसार उसका शासन 36 वर्षों तक चला और उसकी मृत्यु 151 ईसा पूर्व में हुई। पुष्यमित्र शुंग के बाद उसका बेटा आया अग्निमित्र। अग्निमित्र को कालिदास ने अपनी रचनाओं में हीरो बताया हुआ है। पुष्यमित्र शुंग का पुत्र, जिसने सिंहासन पर उत्तराधिकार प्राप्त किया, उसका शासन 149 से 141 बिफोर क्राइस्ट तक रहा। केवल 8 साल का टेन्योर है, लेकिन काफी इंपैक्टफुल रहा। इस समय तक विदर्भ साम्राज्य से अलग हो गया। अब देखो, तख्ता पलट हुआ, पुष्यमित्र शुंग की जगह उसका बेटा आया, फिर से विदर्भ ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। तो ये होता था, जैसे ही तख्ता पलट होता था, कुछ साम्राज्य इसका भरपूर फायदा उठा लेते थे और अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते थे। कालिदास की रचनाओं में कालिदास ने अग्निमित्र को नायक बताया हुआ है, मतलब एक हीरो की तरह रिप्रेजेंट किया है, जिसने अपने पिता पुष्यमित्र शुंग की एक बड़ी लेगेसी को जीवित रखा। और यह हमें किससे पता लगता है? तो कालिदास ने एक पोएटिक बुक लिखी हुई है जिसका नाम है मालविकाग्निमित्रम। तो उसमें अग्निमित्र को नायक बताया गया है, हीरो बताया गया है। इसके बाद इसका बेटा वासुमित्र है, जिसने उसकी जगह ले ली और वो शुंग वंश का शासन आगे चलाने लगा। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। उससे पहले भगभद्र शासक था। भगभद्र के बारे में कभी आपसे नहीं पूछा जाता है, लेकिन हाँ, यह ध्यान रखिएगा जरूर कि लास्ट रूलर जरूर पूछ देता है शुंग का। तो आंसर क्या होगा? देवभूति था। देवभूति की हत्या लगभग 73 ईसा पूर्व में उसके मंत्री वासुदेव कन्वा ने करी थी। और इसके साथ ही वासुदेव कन्व लिखा हुआ है, कन्वा भी आप बोल सकते हो। इसके साथ ही 73 से लेकर 28 ईसा पूर्व तक मगध में कन्वा वंश की स्थापना हुई। अब मतलब देखो, इन्होंने जो मौर्यों के साथ किया, इन्होंने मौर्य साम्राज्य को खत्म किया, ठीक है, और अपने वंश की स्थापना करी। वही इनके साथ हुआ आगे चल के। इनका ही मिनिस्टर था वासुदेव कन्वा, उसने ही इनके शासक को मारा, ठीक है, देवभूति की हत्या करी और अपने नए वंश की स्थापना कर दी, कन्वा वंश की। शुंग काल के कांसे के सिक्के, ठीक है, उज्जैन मालवा के 1/4 कर्षपर्ण मूल के तांबे के सिक्के से प्रसिद्ध हैं। मतलब जो शुंग वंश के सिक्के हुआ करते थे, ये तांबे के सिक्के थे और साथ में एक गोल सिक्के नहीं थे, ये चौकोर सिक्के चलाए गए थे। इस तरीके से देख सकते हो, ये सिक्के हैं शुंग वंश के। और इनको क्या बोला जाता था? तो इनको कर्षपर्ण बोला जाता था। क्या बोला जाता था? कर्षपर्ण। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुंग वंश के चलाए गए सिक्कों का नाम क्या था? आपका आंसर होगा कर्षपर्ण, इनका नाम था। शुंग के बाद कन्वा आ जाते हैं। इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता लगता है, बहुत कम एविडेंसेस हैं, क्योंकि इनका टाइम पीरियड भी बहुत कम है। 73 बिफोर क्राइस्ट से लेकर 28 बिफोर क्राइस्ट तक इन्होंने शासन किया हुआ है। पुराणों के आधार पर थोड़ी बहुत हमें इनकी नॉलेज मिलती है। देयर वर 4 किंग्स ऑफ कन्वा डायनेस्टी, ठीक है, मतलब इनके 4 शासकों के बारे में हमें लेखों से जानकारी मिलती है। ये कौन कौन थे? तो एक तो वासुदेव, जो कि फाउंडर है, यहां पर मैं लिख देता हूं, वासुदेव कन्वा फाउंडर। उसके बाद भूमिमित्र, फिर नारायण और फिर सुशर्मन कन्वा। ये एक ब्राह्मण डायनेस्टी थी। इस समय तक मगध साम्राज्य काफी कमजोर हो चुका था। ऑब्वियस सी बात है, इनके टाइमलाइन से भी पता लग रहा है और जिस हिसाब से इनके बारे में एविडेंसेस मिलते हैं वो बहुत कम मिलते हैं। अगर इन्होंने बहुत अच्छे से शासन किया होता तो एविडेंसेस भी ज्यादा होते। तो एविडेंसेस कम है, जो कि बता रहे हैं कि इनका शासन काफी कमजोर था। उत्तर पश्चिम क्षेत्र यूनानियों के अधीन आ चुका था, मतलब ये वाला हिस्सा जो है ये यूनानियों के अधीन में फिर आ चुका था। गंगा के मैदान के कई हिस्सों पर अलग अलग शासकों ने अधिकार कर लिया था। मतलब ये वाला जितना रीजन है, यहां पर छोटे छोटे साम्राज्य बनने लगे थे और उन्होंने अपने आप को कन्वाओं से अलग कर लिया था। कन्वा वंश का अंतिम शासक सुशर्मन सातवाहन शासक द्वारा मारा गया था। अब देखिए, यहीं से सातवाहन वंश की स्थापना हो जाएगी और इनके टाइम पीरियड में कुछ बैटल भी नहीं है, कुछ इन्होंने बनाया भी नहीं है। तो केवल जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो बस इन्हीं से पूछा जाता है। एक तो या तो फाउंडर पूछ देगा या तो लास्ट पूछ देगा, सुशर्मन कन्वा, ठीक है। तो सुशर्मन को मारकर अब सातवाहन वंश की स्थापना हुई है। तो कल की क्लास में हम लोग सातवाहन वंश को देखेंगे और कल की क्लास में 3 से 4 डायनेस्टी कवर होंगी।
आदित्य का कहना है सर सिक्कों पर क्या लिखा रहता था। देखिए जो ये आपके शुंग वंश के जो सिक्के हैं इसमें इनके राजाओं के नाम लिखे रहते थे। ठीक है, जैसे पुष्यमित्र का नाम लिखा हुआ है, अग्निमित्र का नाम लिखा हुआ है। अब भाई जो हमारे बैच 1 और 2 वाले स्टूडेंट हैं, कल मैंने 8:30 बजे क्लास लगाई थी सुबह पे, गवर्नर जनरल एंड वायसराय की। क्लास शुरू तो हुई थी लेकिन उसके बाद एक टेक्निकल ग्लिच आया था। तो आप टेंशन ना लीजिए, हम ये देख रहे हैं कि अगर उसकी रिकॉर्डिंग हो गई है किसी तरीके से तो हम रिकॉर्डिंग ही अपलोड करा देंगे। ठीक है, अगर आप नहीं देख पाए 12 मिनट के बाद की क्लास, और अगर हमें रिकॉर्डिंग भी नहीं मिलती है तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं गवर्नर जनरल एंड वायसराय की क्लास दोबारा लगाऊंगा इसी वीक में, और संडे का वेट नहीं करूंगा, उससे पहले ही लगा दूंगा। ओके। चलिए आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू एवरीवन। सर ग्रीक लोग इतना फेमस क्यों हैं, प्लीज एक्सप्लेन। देखिए उसका कारण है उनके हिस्टोरियंस। ठीक है, इनके हिस्टोरियंस। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ग्रीक लोग इतने फेमस क्यों हैं। एक आदमी को सर्च करिएगा गूगल पे, ठीक है, आप केवल इतना डालिएगा फादर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, तो एक नाम लिख के आएगा और यह नाम होगा हेरोडोटस। क्या नाम होगा? हेरोडोटस। हेरोडोटस एक यूनानी इतिहासकार था जिसने सबसे पहले एक बड़े लेवल पर इतिहास की घटनाओं को लिखना शुरू किया। ठीक है, इससे पहले लोग जो इतिहास बनाते थे हेरोडोटस से पहले, वो मैक्सिमम जो इतिहास लिखा जाता था वो सिक्कों के आधार पर, किसी ने अपना नाम सिक्कों में लिखा दिया, किसी ने स्तंभों में अपना नाम लिखा दिया, लेकिन कागज पे या कपड़े पर सबसे पहले इतिहास लिखने वाला हेरोडोटस आदमी था। तो क्योंकि आप लिखित फॉर्म में इतिहास को पढ़ पा रहे हो, और यह पद्धति किसकी मानी जाती है? हेरोडोटस की। वैसे हम भारतीय तो जानते हैं हेरोडोटस हमारे आगे तो बिल्कुल बच्चिया है। क्यों? क्योंकि हमारे जो वेद और पुराण उपनिषद जिस टाइम पे लिख दिए गए हैं उस टाइम पे तो हेरोडोटस के पिताजी भी नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन आप तो जानते ही हैं वेस्टर्न प्रोपोगेंडा। ठीक है, वेस्टर्न प्रोपोगेंडा आप जानते ही हैं। अब हेरोडोटस ने धीमे धीमे रिटन में इतिहास को कोट करना शुरू किया, तो वेस्टर्न प्रोपोगेंडा ने हेरोडोटस को गूगल पे डाला कि फादर ऑफ हिस्ट्री तो यही है। अगर मैं कहता हूं फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस है भैया, तो फिर कृष्ण देवपायन कौन थे, जिनको वेद व्यास बोलते हैं, जिन्होंने पुराण लिखे, सॉरी जिन्होंने वेद लिखे, महाभारत लिखी, वो कौन थे? वैदिक पीरियड में लिख दिए थे वो तो। ठीक है, तो ओवरऑल जैसे कि वही मैंने आपको बताया था ना लास्ट क्लास में कि सिकंदर को महान बताने वाले कौन हैं, तो सिकंदर को महान बताने वाले वही हैं जहां से सिकंदर आया था। ठीक है ना, सिकंदर के बारे में जितनी भी नॉलेज देने वाले हैं वो कौन है? वो वही हैं। अगर किसी और देश में सिकंदर को उतना ग्लोरीफाई किया जाए तब तो माने कि हाँ द ग्रेट था। तो वही रीजन है, कुछ चीजें प्रोपेगेंडा के बेसिस पर हैं। एक्चुअली ग्रीक्स को सम्मान इसलिए दिया जाता है, जो कि काबिल तारीफ है सम्मान उनके लिए, वो ये कि वाकई में हम लोगों ने अपनी हिस्ट्री को प्रिजर्व नहीं किया, इन्होंने अपनी हिस्ट्री को प्रिजर्व किया है। दैट इज द मेन रीजन। इनका इतिहास भले ही हमारे इतिहास से नया हो, हमारा इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन आप ये भी तो देखो कि उनका इतिहास भले ही हमसे नया है, लेकिन जितना है उतना उन्होंने पूरा प्रिजर्व करके रखा है, पूरा सुरक्षित रखा है। हमें तो बहुत सारी चीजें पता ही नहीं, कनवा के हमें कुछ पता ही नहीं लग रहे हैं एविडेंसेस।
इसके अलावा देर आर मैनी थिंग्स। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था पिछली क्लास में, राजा पोरस के बारे में हमारे इतिहासकारों ने कुछ लिखा ही नहीं। पृथ्वीराज चौहान की समाधि स्थल कहां है, कोई इतिहासकार को किसी को चिंता ही नहीं थी। पृथ्वीराज चौहान के बारे में इतना लिखा ही नहीं है। क्यों नहीं लिखा भाई? पैसे की कमी थी? नहीं थी। अजमेर और दिल्ली दोनों के ही राजा थे पृथ्वीराज चौहान। जबकि मुगल काल आते आते मुगलों ने देखो अपने हिस्टोरियंस को कितना सशक्त बनाया। मुगलों ने अपना इतिहास देखो कैसे लिखवाया, जबरदस्त तरीके से, आज भी लिखा हुआ है। उठा लो फतवा आलमगिरी, आईने अकबरी, अकबरनामा, बाबरनामा, तुझके बाबरी, हुमायूं नामा, तुझके जहांगीरी, पातशाह नामा, कितनी उठा लो किताबें। लेकिन आप मुझे मुश्किल से 5 किताबें बता दो जो पृथ्वीराज चौहान के ऊपर ठीक से लिख दी गई हो। जबकि भारत का सबसे बड़ा शूरवीर शासक महाराणा प्रताप के ऊपर बता दो। तो बहुत सारी खामियां हैं जो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमने अपने हिस्ट्री को प्रिजर्व नहीं किया ठीक तरीके से, करना चाहिए था। सर मॉडर्न इसी वीक में एंड हो जाएगा? हाँ पवन, हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री हो जाएगा आपका इसी वीक में। चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो। आज की बात यहीं तक रहेगी। जय हिंद, जय भारत।